ज्योग्राफी भूगोल का, भूमि, मृदा, जल, वन्यजीव, वनस्पति। तो इनमें से हमने भूमि का टॉपिक हो चुका था, मृदा चल रहा था। पार्ट 2 में हमने मृदा भेजी थी, मृदा के टॉपिक के बारे में कि मृदा की डेफिनेशंस, किन से निर्माण होता है मृदा का, मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से उसके कारक हैं, मृदा परिच्छेदिका के बारे में भी जान लिया था। अब जो हम आज जो पढ़ा रहे हैं वो है मृदा संरक्षक कारक, मृदा निम्नीकरण की कौन कौन कारणों से के द्वारा होता है मृदा निम्नीकरण, और मृदा संरक्षण की विधियां। 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे और इनको पढ़ने के बाद मृदा का जो टॉपिक है अपनी बुक में वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो ये मृदा, तो सबसे पहले तो ये पढ़ा चुका था आपको, फिर भी मैंने डेफिनेशन दी है मृदा की। परिभाषा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है उसको कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं उसको भाई? मृदा कहेंगे। तो पृथ्वी की जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी जो परत है, उन पर जो दानेदार कणों की जो आवरण की जो पतली परत होती है उसको कहेंगे मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी कहेंगे उसको। तो डेफिनेशन तो मैंने पहले बता दी थी आपको, आज फिर रिपीट करिए। सेकंड जो इसका बिंदु है वो है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, तो मृदा का निर्माण जो हो रहा है जनक सेलों से, कौन कौन से इसके कारक हैं जो वो करते हैं? जनक सेल का स्वरूप है, जलवायिक है, स्थलाकृति के जैव पदार्थ है। तो कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में मृदा का निर्माण हो रहा है उस क्षेत्र में वैसी मृदा पाई जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी या रेतीली मिट्टी कह सकते हैं हम उसको। तो कहने का मतलब है जलवायु पे भी डिपेंड करता है, वहाँ के स्थलाकृति के भी डिपेंड करता है, तो उस क्षेत्र में वैसी ही मृदा पाई जाएगी। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा यमुना का विशाल मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी भाई? जलोढ़ मृदा। और आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था बांगर और खादर। बांगर और खादर, बांगर क्या होता है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, जहाँ पर बाढ़ का पानी जो होता है आसानी से नहीं पहुँच पाता है। और खादर में होता है नवीन जलोढ़ मृदा, जहाँ पर बाढ़ का पानी जो होता है आसानी से पहुँच पाता है, उसको कहते हैं हम खादर। तो वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा। तो ये तो कहने का मतलब मेरे ये कि ये उस क्षेत्र में मृदा पाई जाएगी, तो उनके लिए वहाँ पर जलवायु, उसकी स्थलाकृतिक जनक सेलें ये प्रभावित करती हैं उनको। तो ये क्या हुए? मृदा निर्माण के कारक जो मृदा निर्माण में अहम भूमिका अपनी निभाते हैं। आगे जो है तो ये मृदा निर्माण कारक हो चुके हैं। जनक सेल का स्वरूप है जलवायु, स्थलाकृतिक जैव पदार्थ। तो जिस क्षेत्र में मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा, तो इन प्रकार से मृदा का विवरण है। हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसकी जलवायु में अलग अलग मृदा ही पाई जाएंगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद है मृदा का निम्नीकरण। जो मृदा का निम्नीकरण का मतलब है कि जो कम हो रही है मृदा, क्या कारण है उसके? तो मृदा का अपर्दन, जब पानी का भाव तेज होता है तो मिट्टी का कटाव होता है, अपर्दन, मिट्टी का कटाव, क्षीणता मतलब समापन हो रहा है मृदा का, समापत। इसके एक मिट्टी का कटाव, जब बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं तो मिट्टी जाती है बह के, पानी के साथ बह जाना, तो इससे क्या हो रहा है? मृदा का निम्नीकरण हो रहा है भाई। और मृदा का जो निम्नीकरण है उसको 2 प्रकार से भी हो रहा है जो मृदा संरक्षण के लिए खतरा है आने वाले समय में। एक तो होता है मानवीय और एक होता है प्राकृतिक। इन दोनों कारणों से मृदा का क्या हो रहा है भाई? निम्नीकरण हो रहा है, और ये आने वाले समय के लिए मृदा संसाधन के लिए खतरे साबित हो सकते हैं। मानवीय कारक और प्राकृतिक। सहायक कारक कौन कौन से हैं मृदा के लिए? तो उनके लिए सहायक कारकों में एक तो आता है वनमूलन। वनमूलन एक तो होता है वृक्षारोपण, अधिक पेड़ लगाना, रोपण करना, वृक्ष पेड़ पौधे लगाना। एक होता है वनमूलन मतलब उनकी कटाई करना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? मृदा का निम्नीकरण है। अतिचारण, पशुओं का चराना, उसमें अतिचारण व्यवस्था है, जिससे भी क्या होगा भाई? मिट्टी का कटाव होगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग जो किया जा रहा है, तो ये कौन सा कारक हुआ भाई? मानवीय कारण है ना। तो ये मानवीय कारण है जिसके द्वारा क्या है? मृदा का निम्नीकरण हो रहा है।
रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं मानव, तो इससे भी क्या मिट्टी की जो वह है कम होती जा रही है, मिट्टी जो उपजाऊपन नहीं हो पा रही है इतनी। तो उसका कारण क्या है? वो रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग है, वनमूलन है, तो ये मानवीय कारण है सारे। इसके अलावा जो भूस्खलन हमने पढ़ लिया था कि पहाड़ों से ढलानों से जो मिट्टी का ऊपर से नीचे खिसकने, गिरने या लुढ़कने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? हम भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन। और जो बाढ़ है ये भी क्या है? बाढ़, ये भाई प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। बाढ़ कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। तो कौन सा कारण हुआ? ये हुआ प्राकृतिक कारण। तो कहने का मतलब ये है जो मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है, जो मिट्टी की जो कटाव है या समाप्त जो हो रही है मिट्टी, तो उसके लिए दो प्रकार के कारण जिम्मेदार हैं। एक तो होते हैं मानवीय और एक होता है प्राकृतिक। मानवीय और प्राकृतिक। सहायक कारण में वनमूलन है, अतिचारण है, अत्यधिक रासायनिक दवाइयों का प्रयोग है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग है, तो जिसके द्वारा क्या हो रहा है? मृदा का निम्नीकरण होता ही जा रहा है, जो आने वाले समय में क्या है? संसाधन, इस मृदा संसाधन के लिए खतरे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मृदा संरक्षण की विधियां। मोस्ट टॉपिक है मृदा संरक्षण, मतलब मृदा जो मिट्टी है, संरक्षण का मतलब है उसको सुरक्षित किस प्रकार किया जाए, कैसे मिट्टी का संरक्षण हो या उसकी सुरक्षा किस प्रकार से हो। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं, तो मैं आपको एक एक विधि को समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पहली विधि है मल्च बनाना। पहले आप डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद एक चित्र के द्वारा बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से मल्च बनाया जाता है। पौधों के बीच अनावरित भूमि, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है उस भूमि का, लेकिन पौधों के बीच की भूमि है जैव पदार्थ प्रवाह से ढक दी जाती है वो भूमि। इससे क्या होगा? मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है ना? तो इसमें देखो क्या होता है, यहां पर मान लीजिए खेत, ये खेत है इधर, और बीच में पौधे लगा दिए इस प्रकार से, और इसके साइड में जो मिट्टी है ये, तो ये क्या हो गया? बीच में पौधे हैं और बीच में ये मिट्टी है। तो ऐसी स्थिति में ये रुक जाएगा, मृदा बनी रहेगी, और ये जो पौधे हैं इनको जो है जैव पदार्थ प्रवाह से ढक दी जाएंगे। तो क्या हो गया कि ऐसी भूमि है, अनावृत भूमि जो पौधों के बीच स्थित है, उसको क्या कहेंगे? मल्च बनाना। क्या कहेंगे? मल्च बनाना। इससे क्या होगा? मल्च बनाएंगे तो पौधे की जो अनावृत भूमि है उसके यदि मल्च बनाएंगे तो इससे क्या होगा? इसके लिए मृदा की जो आर्द्रता है वो रुक जाएगी, आर्द्रता अर्थात बनी रहेगी। तो ये पहली विधि थी मृदा संरक्षण की, मल्च बनाना। सेकंड जो विधि है वेदिका फार्म। चौड़े, समतल, तीव्र ढलान वाले ये बनाए जाते हैं वहां पर वेदिका फार्म, ताकि सपाट जो सतह है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। तो जो तीव्र ढाल वाले जो होंगे, इस प्रकार से ये वेदिका फार्म इस प्रकार से बनेगा। मान लो यहाँ पर ढाल है, ढाल वाली स्थिति है इधर, ढाल ये, ठीक है ना, ढाल वाली स्थिति है। अब यहां पर क्या होता है? बीच में मान लो वेदिका फार्म लगा दिए, चाय के बागान कह सकते हैं। यहाँ पर असम में चाय का ज्यादा, तो असम में जो चाय का उत्पादन हो रहा है उसका यही कारण है। वेदिका फार्म बना दिए यहाँ पर, और बीच बीच में इस प्रकार से वो बना दिए जाते हैं जिनसे क्या हो जाए? पानी रुक जाए उनमें। तो पानी पहले इस धार से यहाँ आएगा, फिर इससे अगले नेक्स्ट में जाएगा, तो पानी उनको वेदिका फार्म बना दी जाती है, जिससे पानी रुकता 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 जाए, और जिससे क्या हो? मिट्टी तेज भाव के साथ बहकर नहीं जाए, वो वहीं जमी रह जाए। तो ये वेदिका फार्म है, और इसका उपयोग असम के अंदर चाय बनाने, चाय, कॉफी, बागान, इनमें इनका किया जाता है। ये किताब में चित्र दिए गए हैं, आठवीं की बुक में एक एक चित्र को देख लेना और समझ लेना इसको। वेदिका फार्म, तो वेदिका फार्म कहां बनाए जाएंगे भाई? चौड़े, समतल और तीव्र वाले ढालों पर ये बनाए जाएंगे, और सपाट सतह जो होगी वहां पर ये धीरे धीरे पानी रुकता हुआ चला जाएगा, और ये जिसके लिए वो जो मैदान है वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाएगा ढाल वाले क्षेत्रों में। तीसरा आता है समोच्च रेखी जुताई। ये भी पहाड़ी ढालों पर बनाए जाते हैं समांतर रेखाएं। जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से समांतर रेखाएं मान लो ढाली क्षेत्र में इस प्रकार से है, और ये बिल्कुल जो है इस प्रकार से। तो यहाँ का जो बीच में है ये समांतर है, समांतर
रेखीय जुताई जो है, समोच्च रेखीय, ये प्राकृतिक अवरोध का काम करेगी। जब तेज पानी आता है उसको बहाने से इस प्रकार से ढाल वाले क्षेत्र में, और ये पानी इधर ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये ढाल वाले क्षेत्र में, ढाल वाला क्षेत्र इधर की तरफ, तो ये समोच्च रेखीय जुताई होगी। ये समोच्च रेखीय जुताई अर्थात पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। समांतर रेखा जो होंगी उनके लिए जो बहता जो जल है उनको प्राकृतिक अवरोध का काम करती है समांतर रेखाएं बीच बीच में। रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं जो तटीय और प्रदेशों और जो शुष्क प्रदेश होते हैं, तटीय प्रदेश और जो शुष्क प्रदेश होंगे उनमें पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों, कतार का मतलब होता है पंक्ति में लगाए जाते हैं, और जो मृदा आवरण को रोकने का वो काम करते हैं। तो जिस प्रकार से वृक्ष है लगातार पंक्ति में, ठीक है ना, और इस प्रकार जो इसके साथ जो लगातार पंक्ति में वृक्ष हैं, ये वृक्ष हुए, और यहां पर ये मृदा। तो जब पवन की गति को रोकने के लिए रोकते हैं, और जब पवन गति रुकती है तो ये जो मृदा है, मिट्टी, ये आवरण है मृदा आवरण, तो इसको अपने साथ लेके जाने में इसको मदद करेंगे वृक्ष, क्योंकि जो गति है उन गति को रोकने के लिए कौन सहायक है, वो है वृक्ष। और वृक्ष कैसे हो, तटीय प्रदेशों में वृक्ष होना चाहिए कतार में, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध वृक्ष हैं। तो वो रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जो है पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में होने चाहिए, जिससे क्या मृदा आवरण जो है उसको बचाया जा सके। तो ये आया समझ में रक्षक मेखलाएं। इसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाओं की बात करें तो इनके लिए रोधिका बनाने के लिए घास, पत्थर, मृदा का उपयोग किया जा सकता है। इनके समान जो जल को एकत्रित करने के लिए क्या बनाई जाती है, खाइयां बनाई जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है, एक यहाँ दो चित्र ले रहे हैं, एक तो ए और एक है ब, इससे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, ये वाला, और ये पानी का स्तर है। अब यहां पर क्या केवल मृदा है, मिट्टी है, मृदा, और इसमें क्या है, इसमें घास बो दी गई है, घास है, मिट्टी भी है और घास लगा दी गई, और इसी पानी की व्यवस्था उसी प्रकार से है। जल है। अब नीचे यहां पर रख दिया, एक पात्र रख दिया, इस प्रकार से पात्र रखा नीचे। अब जैसे हम जल को डालेंगे, चित्र ये देख रहे हैं यहां पर, जैसे यहां पानी का बहाव है, बग से पानी डाला और एक इसमें प्लेट में जो पानी आया, तो बहाव के साथ मिट्टी भी साथ आ रही है बह के, तो मिट्टी बह रही है ना, इसमें मिट्टी बहेगी। जब मिट्टी बहती है तो कम होगी मिट्टी, मृदा कम होगी, और जैसे हमने इसमें देखते हैं घास वाली स्थिति में घास उग जाती है, तो वो मिट्टी का जो बहाव है ना उसको रोकती है फिर ऐसी स्थिति में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो मिट्टी है उसका कटाव कम हो रहा है, मिट्टी कटाव कम, और इसमें क्या हो रहा है, मिट्टी कटाव ज्यादा है, मिट्टी कटाव ज्यादा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो बे वाला चित्र है जिसमें घास और मृदा है, तो उसमें मिट्टी का कटाव कम हो रहा है और इसमें बिल्कुल ही बहकर आएगी मृदा, तो उसको क्या बना दिए गए फिर, तो वही बात बता रहा है कि समोच्च रेखीय रोधिका जो होती है, इनको बनाने के लिए घास का, पत्थर का, मृदा का उपयोग किया जा सकता है, और नीचे खाइयां बना दी जाती हैं जल को एकत्रित करने के लिए। उनको कहते हैं हम समोच्च रेखीय रोधिकाएं। क्या कहेंगे भाई, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जो चित्र ए और बे के द्वारा समझाया गया है, और ये चित्र आपको बुक में दिया भी है। जितने भी मृदा संरक्षण की विधियां हैं सबके चित्र दिए हुए हैं, उनको एक बार अच्छी तरह देखना और तब समझ में आएगा आपको, चाहे वेदिका फार्म हो, समोच्च रेखीय जुताई हो, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिका के दो चित्र दिए हुए थे ए और बे, वो देखना है। चट्टान बांध, इनमें क्या होता है कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए, जो जल की जो गति है उसको कम करने के लिए बांध बना दिए जाते हैं। उससे क्या होगा, बांध बना दिए गए तो उस बांध से उस जल का स्तर जो होगा ऊपर से नहीं जाएगा पानी, तो पानी थोड़ा उसी के बांध के लेवल का ही रहेगा, जिससे
आगामी भविष्य में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न नहीं हो। बीज की फसल उगाना, जब वर्षा दोहन वर्षा की स्थिति चल रही है, दोहन को बचाने के लिए, बाढ़ जैसे हालात को बचाने के लिए बीच बीच में क्या हो, फसल को उगाता रहे। तो फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो उनको बार बार उनके मौसम, उनके अनुकूल स्थिति के लिए उनको बोया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है बीज की फसल उगाने के लिए वर्षा दोहन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर फसलें उगाना। तो जिससे क्या होगा, वर्षा जो दोहन होता है उससे बचा जा सके और मिट्टी का जो संरक्षण है वो भी हो सके। तो ये प्रमुख विधियां थी, 6-7 विधियां दी हुई हैं अपने किताब में, मृदा संरक्षण की विधियां, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृदा संरक्षण की विधियां। नेक्स्ट जब पढ़ेंगे अगले उसमें पार्ट में हम पढ़ेंगे जल। अगला टॉपिक कौन क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा जल। तो मृदा का टॉपिक कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही है, अच्छी तरह समझ लेना और चित्रों को अच्छी तरह देखना किताब में और फिर उनको याद करना। ओके भाई।